हेलो गाइस, गुड इवनिंग। तो गाइस, विजन की 7th एंड 8th मार्च की डेली करंट अफेयर्स की मैगजीन अपडेट हो गई है। तो गाइस, हम अपना 10th मार्च से फाइनली पॉलिटी का कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं। अगर आपको परचेज करना है या आप बिल्कुल भी इंटरेस्टेड हो थोड़ा सा भी, ठीक है, तो आप इस पे मुझे टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। आई विल टेल यू द होल डिटेल्स कि क्या क्या हम करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए हम आज की फर्स्ट न्यूज स्टार्ट करते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर साइंस मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग फॉर प्रमोशन ऑफ एग्रो फॉरेस्ट्री इन सिल्क सेक्टर। ठीक है, तो गाइस अभी तक आप समझ में गए होंगे कि ये न्यूज किसमें कवर होगी, इकोनॉमी में। हमारा एम क्या है कि सिल्क सेक्टर में क्या कर सके, एग्रो फॉरेस्ट्री को प्रमोट कर सके। इसलिए क्या किया है, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर ने एमओयू साइन किया है। ठीक है, तो अभी एमओयू साइन किसके साथ किया है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर ने? मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर ने एमओयू साइन किया किसके साथ? सेंट्रल सिल्क बोर्ड। ये जो बोर्ड है किसके अंडर है? मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स के अंडर। तो ये आपको पता होना चाहिए। अभी हम इसके बारे में एक बार दोबारा पढ़ लेते हैं। ये है क्या, काफी इंपॉर्टेंट है, ये आपको पता होना चाहिए कि सेंट्रल सिल्क बोर्ड स्टैट्यूटरी बॉडी है किसके अंडर? मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स के अंडर, ताकि हम क्या कर सके, इंडिया में सिल्क इंडस्ट्री को डेवलप कर सके। ठीक है, तो अभी क्या किया है, एमओयू साइन किया है सेंट्रल सिल्क बोर्ड के साथ, जो किसके अंदर? मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल के साथ, ताकि हम क्या कर सके, सिल्क सेक्टर में एग्रो फॉरेस्ट्री को इम्प्लीमेंट कर सके। अंडर किस मिशन के अंडर? जो कि सब मिशन ऑन एग्रो फॉरेस्ट्री स्कीम। अब हम सबसे पहले ये पढ़ लेते हैं, सब मिशन ऑन एग्रो फॉरेस्ट्री स्कीम है क्या। देखो गाइज, ये जो स्कीम आई थी ये इम्प्लीमेंट की जा रही है किसके अंडर? नेशनल एग्रो फॉरेस्ट्री पॉलिसी, जो कि 2014 में आई थी। इसका एम ये है कि हम फार्मर्स को एनकरेज करें कि वो साथ में क्या करें, मल्टीपर्पज ट्रीज को उगाएं। मतलब कि जिन ट्रीज का डिफरेंट डिफरेंट पर्पसेस हो, उन ट्रीज को वो प्लांट करें, जिस विद एग्रीकल्चर क्रॉप्स भी है। ठीक है, साथ में कुछ एडिशनल सोर्स ऑफ इनकम जिससे फार्मर्स को मिल सकता है, उस तरह के ट्रीज उगाएं। और किस तरह से हमारी जो वुड बेस या जो हर्बल इंडस्ट्री है उनको हम बूस्ट कर सकते हैं, इस तरह की वो क्रॉप्स को उगाए या ट्रीज को उगाए। ठीक है, एग्रो फॉरेस्ट्री देखो नाम से समझ में आ रहा है। एग्रो फॉरेस्ट्री का मतलब क्या है, हम लैंड को इस तरह से यूज कर रहे हैं कि वहां पे हम एग्रीकल्चर भी कर रहे हैं, साथ में वहां ट्रीज और श्रब्स को भी अपने फार्म लैंड्स में उगा रहे हैं, ताकि हम क्या कर सके, उस लैंड की प्रोडक्टिविटी बढ़ा सके, इवन के इनकम बढ़ा सके, प्रॉफिटेबल बना सके, डाइवर्सिटी बढ़ा सके और इकोसिस्टम को सस्टेनेबल बना सके। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब इससे बेनिफिट्स हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? देखो सबसे पहले क्या है, अगर हम जो फार्मर्स जो सेरिकल्चर बेस्ड एग्रो फॉरेस्ट्री मॉडल्स को यूज करेंगे, हम उनको इंसेंटिव। सेरिकल्चर आपको पता ही है, सिल्क के कल्टीवेशन को हम सेरिकल्चर बोलते हैं। जो एग्रो फॉरेस्ट्री मॉडल में सिल्क को क्या कर रहे हैं, प्रमोट कर रहे हैं, उन फार्मर्स को क्या करेंगे, कुछ फाइनेंशियली प्रोवाइड करेंगे। इसके अलावा हम क्या करेंगे, कुछ जो आपको पता है सिल्क 4 तरह की होती है, उसमें हम कुछ जो सिल्क की कुछ रेंज है जो इंडिया में फेमस है, उनकी प्रोडक्शन को सपोर्ट करेंगे। इसके अलावा हम क्या करेंगे, कुछ जो सेरिकल्चर होस्ट प्लांट जैसे मलबरी, असान, अर्जुना, बदा, किस्म, फनान, इनको हम क्या करेंगे, ऑगमेंट करेंगे। अब देखो ये आपको थोड़ी थोड़ी चीजें पता होनी चाहिए कि इंडिया जो है सिल्क का सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है इन द वर्ल्ड आफ्टर चाइना। इसके अलावा इंडिया इज द ओनली कंट्री है जहां पे हर 5 तरह की सिल्क पाई जाती है। ठीक है, मैं आपको 4 तरह की बोलती नहीं, 5 तरह की होती है। दैट इज द मलबरी, एरी, मुगा, ट्रॉपिकल तसार एंड टेम्परेट तसार। ठीक है, वैसे देखो 2 तरह के होते हैं, लेकिन तसार 2 तरह के होते हैं। ट्रॉपिकल एनवायरमेंट में अलग होते हैं, टेम्परेट में अलग होते हैं। ठीक है, सेरिकल्चर क्या होती है, विलेज बेस्ड इंडस्ट्री होती है जो आपको एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करती है टू अ लार्ज सेक्शन ऑफ पॉपुलेशन। ठीक है, एक्सेप्ट फॉर जो मलबरी है, जो नॉन मलबरी वैरायटी होती है सिल्क की, वो वाइल्ड सिल्क होती है जिनको हम वन ईयर सिल्क भी बोलते हैं। इसके अलावा क्या है, इंडिया के पास क्या है, हर एक सिल्क की, हर एक कमर्शियली वैरायटी की जो सिल्क होती है उनको प्रोड्यूस करने की यूनिक क्या है, उनके पास डिस्टिंक्शन है, मतलब कि यूनिक क्वालिटी है। अब गवर्नमेंट के द्वारा क्या मेजर्स लिए गए हैं ताकि हम सेरिकल्चर को प्रमोट कर सकें? एक तो इंटीग्रेटेड स्कीम फॉर डेवलपमेंट ऑफ सिल्क इंडस्ट्री, नॉर्थ ईस्ट रीजन टेक्सटाइल प्रमोशन स्कीम लेके गई, ताकि हम नॉर्थ ईस्ट रीजन है वहां पे हम सिल्क को क्या कर सके, प्रमोट कर सकें। ठीक है, इसके अलावा सिल्क सामग्री स्कीम, ये सब इसके लिए गवर्नमेंट के मेथड्स लिए गए हैं ताकि हम सिल्क सेक्टर को क्या कर सके, प्रमोट कर सके। नेक्स्ट न्यूज है वुमेन्स डे। आप सबको पता है 8 मई है आज, तो इंटरनेशनल वुमेन्स डे है। वुमेन्स लाइवलीहुड सिक्योरिटी एंड फाइनेंशियल एम्पावरमेंट। ठीक है, तो ये जो हमारी न्यूज है सोशल इश्यूज में कवर होगी। अभी क्या है, 2 रिपोर्ट्स को रिलीज किया गया है जिसमें हाईलाइट किया है कि वुमेन को फाइनेंशियली एम्पावर होने की क्या जरूरत है, क्या नीड है, और वुमेन्स लाइवलीहुड सिक्योरिटी की क्या जरूरत है। मतलब कि अगर एक वुमेन फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होती है तो ऐसा क्यों जरूरी है वुमेन के लिए? ठीक है, सिंपल बात ये है। एक सेकेंड गाइस, अब जरा हम देखते हैं कौन कौन सी जो 2 रिपोर्ट्स को क्या किया गया, रिलीज किया गया, जरा देखते हैं। पहली रिपोर्ट है कोविड-19 ग्लोबल जेंडर रिस्पॉन्स ट्रैकर, किसके द्वारा? यूएनडीपी और यूएन वुमेन के द्वारा। ठीक है,
इसमें ये बताया है कि जो वुमेन है वो 20% ज्यादा वल्नरेबल है एज कम्पेयर टू मैन जो एक्सट्रीम पॉवर्टी में रह रही है। इसके अलावा ओनली 10% कंट्रीज एंड टेरिटरीज हैं जिनके पास ऐसी पॉलिसीज हैं या जो स्कीम्स हैं जहां पे वुमेन की इकोनॉमिक सिक्योरिटी को एड्रेस किया जा रहा है या फिर जो वुमेन की क्या नीड्स हैं उनके बारे में सोचा जा रहा है। सेकेंड है प्रोटेक्टिंग वुमेन्स लाइवलीहुड इन टाइम्स ऑफ पेंडेमिक, टेम्परेरी बेसिक इनकम एंड रोड टू जेंडर इक्वालिटीज बाय, ये भी यूएनडीपी के द्वारा रिलीज की गई है। इसमें ये बोला है कि आप वुमेन से इतना ज्यादा वर्क लेते हो लेकिन उसको आप पेड नहीं देते, तो अनपेड वर्क जो वुमेन के द्वारा किया जाता है अगर हम उसके पेमेंट में तुलना करें तो वो नियर अबाउट $11 ट्रिलियन है पर ईयर। तो आप देख सकते हो अगर आप अपनी मम्मी को या अपनी वाइफ को कम समझते हो तो भाई आप देख लो भाई दे आर, अगर वो आपसे पे नहीं ले रहे तो एटलीस्ट सी देयर कंट्रीब्यूशन। ठीक है, अगर देखा जाए तो वुमेन ऑलमोस्ट 4 घंटे से ज्यादा एक दिन में स्पेंड करती है एज कम्पेयर टू मैन ऑन पेड एंड द अनपेड वर्क कंबाइंड। ठीक है, मतलब कि अगर मतलब कोई अगर आपके पापा हैं वो अगर बाहर जा रहे तो अगर वो 10 घंटे की नौकरी कर रही है तो आपकी मम्मी ऑलमोस्ट 14 घंटे की नौकरी कर रही है वेदर इट इज पेड और अनपेड। ठीक है, इसके अलावा ये है कि काफी ज्यादा जरूरत है, इमरजेंसी है टू एक्ट इमीडिएटली, कि हमें ऐसा काम करना होगा इमीडिएटली ताकि हम वुमेन को इंश्योर कराएं ताकि उनको सोशली प्रोटेक्ट कर सके, सोशली प्रोटेक्ट स्कीम से, क्योंकि अभी क्या वुमेन डिफरेंट वे में इफेक्ट की जा रही है देन मैन। ठीक है, इसके अलावा जो टेम्परेरी बेसिक इनकम है पुअर वुमेन के लिए स्पेशली डेवलपिंग कंट्रीज में, वो कहीं ना कहीं मिलियन ऑफ देम को हेल्प कर सकती है विद द पेंडेंट। ठीक है, इंडिया में मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने पिछले 7 ईयर्स में क्या कर रखे हैं, काफी वेरियस स्कीम्स को लॉन्च किया गया ताकि हम वुमेन को स्पेशल प्रोविजन दे सके और वुमेन को हम एम्पावर कर सके। अब हम वो क्या 7 स्कीम जरा हम देख सकते हैं। कुछ स्कीम है जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर है तो जो वुमेन को बेनिफिट किया। सबसे पहले स्टैंड अप इंडिया, इसमें यही किया मेनली एंटरप्रेन्योरशिप प्रमोट करिए ग्रास रूट लेवल पे ताकि हम वुमेन को क्या कर सके, इकोनॉमिकली एम्पावर कर सके और उनके लिए जॉब क्रिएट कर सके। ठीक है, इसके अलावा उनको कुछ बैंक लोन प्रोवाइड किए जा रहे हैं बिटवीन 10 लाख टू 1 लाख। इसमें SC ST बोरोवर को भी एटलीस्ट 1 बोरोवर पर बैंक। ठीक है, जो किसकी ब्रांच है, शेड्यूल कमर्शियल बैंक की। इसके अलावा स्टैंड अप इंडिया के अंदर मोर देन 81% जो अकाउंट होल्डर्स हैं वो वुमेन है, अगर हम इस एक्ट डेट के अकॉर्डिंग देखें 25 अप्रैल 2021 में। इसके अलावा किया है, ठीक है, PMJDY, ठीक है, PM जनधन योजना, इसके अंदर क्या यूनिवर्सल एक्सेस दिया गया है बैंकिंग फैसिलिटीज का विद एटलीस्ट 1 बैंकिंग अकाउंट फॉर एवरी हाउस होल्ड, फाइनेंशियल लिटरेसी, एक्सेस टू क्रेडिट, इंश्योरेंस, ये सब दिया गया। इसमें देखा गया है कि 41.93 करोड़ अकाउंट जो ओपन हुए हैं पिछले 5 सालों में, उसमें से जो 23 करोड़ अकाउंट्स है वो नियर अबाउट वुमेन है, मतलब कि आधे से ज्यादा जो अकाउंट्स हैं वो किसके हैं, वुमेन के हैं। तो इसमें देखा जा रहा है कि वुमेन एम्पावर हो रही है। मुद्रा, आपको पता होगा मुद्रा क्या होती है, इसमें लोन्स प्रोवाइड करते हैं आपको 10 लाख टू नॉन कॉर्पोरेट, नॉन स्मॉल या फिर जो माइक्रो एंटरप्राइजेस को। मुद्रा को हमने 3 प्रोडक्ट्स में, मतलब कि 3 है इसके अंदर, शिशु, किशोर, तरुण, ये डिपेंड करता है कि आप लोन का क्या साइज है। ठीक है, कि अगर आपको अभी कम लोन की चाहिए तो आप शिशु लोन बोलेंगे, किशोर, तरुण, वो डिपेंड करता है आपकी जो फर्म है वो कितनी ग्रोथ कर रही है, कितना डेवलपमेंट किसको जरूरत है, फिर उस हिसाब से उसको कितनी फंडिंग नीड है, उस हिसाब से हम उसको देते हैं। ऑल इसके अंदर 68% दैट इज द 19 करोड़ अकाउंट्स है इसके अंदर, मुद्रा के अंदर, जिसका अमाउंट नियर अबाउट 6.36 लाख करोड़ है, उसमें हमने वुमेन को सैंक्शन किया, वुमेन एंटरप्रेन्योर्स को अंडर मुद्रा स्कीम। ठीक है, तो आपको देख सकते हो कि यहाँ पे 3 स्कीम से ही पता जा रहा है कि वुमेन को मतलब कि ये जब स्कीम थी वुमेन के लिए कितना ज्यादा हेल्पफुल मतलब कि साबित हुई। नेक्स्ट है चाइना गिव्स ग्रीन लाइट फॉर फर्स्ट डाउन स्ट्रीम डैम्स ऑन ब्रह्मपुत्र। ये जो गाइस न्यूज है हमारी एनवायरमेंट में कवर होगी। अभी क्या है, चाइना का जो अगला 5 साल का क्या प्लान है उसके ड्राफ्ट में परमिशन दी गई है कि जो कुछ पहला डैम ऐसा है जो चाइना बिल्ड करेगी ब्रह्मपुत्र के लोअर रीजन में, जिसे यार्लुंग जांगपो बोलते हैं तिब्बत में। ठीक है, देखो ब्रह्मपुत्र के अपर लेवल पे उन्होंने बना रखा है, लोअर लेवल पे जो है वो पहला बार चाइना डैम बनाएगी। जो डैम्स है लोअर रीच में वो कहीं ना कहीं इंडिया के लिए क्या कर सकते हैं, कुछ कंसर्न्स कर सकते हैं, बिकॉज जो इनकी लोकेशन होगी वो नियर अबाउट अरुणाचल प्रदेश के बॉर्डर के पास होगी और ये हमारे यहाँ पे क्या है इम्पैक्ट कर सकते हैं, इंडो को इम्पैक्ट कर सकते हैं। इससे पहले 2015 में भी चाइना ने ऑपरेशन किया था, चाइना ने स्टार्ट किया था अपना पहला हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, कहाँ पे, तिब्बत के जांगू पे, जबकि जो 3 अदर डैम्स स्टार्ट किए थे एट दक्सू, जिक्सू और जियाचा, जो कहाँ पे अपर और मिडल लेवल पे स्टार्ट किए थे। ठीक है, अभी हमने क्या किया,
कि अभी जो चाइना कर रहा है वो ब्रह्मपुत्र के लोअर उस पे कर रहा है, ठीक है, लोअर जोन में कर रहा है। इससे पहले अपर और मिडल में ऑलरेडी चाइना ने 2015 में 3 डैम स्टार्ट कर चुके हैं, ठीक है, और इसके अलावा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट भी स्टार्ट किया गया तिब्बत में। इंडिया ने तब भी एक्सप्रेस किया था कि हाँ भी मेरे को दिक्कत है, क्योंकि जो 4 जो प्लान डैम्स थे वो कहाँ पे थे, अपर और मिडल रीच पे थे। इसके अलावा अभी क्या इश्यूज हो सकता है अबाउट डैम डिप्लोमेसी ऑफ चाइना। देखो सबसे पहले क्या है, चाइना क्या है कंस्ट्रक्ट कर रहा है जो डैम्स, और वो मतलब कि ठीक है वो डैम कंस्ट्रक्ट कर रहा है, लेकिन वो कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहा कि क्या उसके लॉन्ग टर्म प्लान्स है, क्या उसके प्रोजेक्ट्स हैं जिसका इकोलॉजिकली इम्पैक्ट होता है। इसके अलावा क्या कर सकता है, ऑफकोर्स अगर चाइना वहां पे डैम्स बनाएगा तो वो कुछ वाटर रिसोर्स को मैनिपुलेट कर सकता है, और वो क्या कर सकता है, इंडिया को पानी से डिप्राइव कर सकता है ड्यूरिंग द ड्राई सीजन, ठीक है। इसके अलावा क्या है, मानसून के वक्त क्या वो वाटर को ज्यादा रिलीज कर सकता है, जिससे ऑलरेडी आपको पता है असम में, बिहार में जो फ्लड्स होती है वो ज्यादा हो जाएंगी, ठीक है। अगर देखा जाए अभी करंटली इंडिया और चाइना में कोई भी वाटर कॉर्पोरेशन ट्रीटी नहीं है। जैसे इंडिया और पाकिस्तान में इंडस वाटर ट्रीटी तो है, ऐसे इंडिया और चाइना में कोई वाटर ट्रीटी नहीं है। इसलिए उन्होंने 2002 में मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया था, ताकि किस तरह से हमें क्या कर सके, हाइड्रोलॉजिकल डाटा शेयर कर सके, जो 2013 तक एक्सटेंड हो चुका है, ठीक है। आप देख सकते हो चाइना ने कौन कौन से डैम्स बना रखे हैं, ठीक है। इंडस रिवर पे कौन से हैं, सतलुज रिवर पे कौन से हैं, ठीक है, तांगसू रिवर पे कौन कौन से हैं, ठीक है। अभी हमने पढ़ा ब्रह्मपुत्र पे ये 4 डैम जो उसने बनाए थे पहले, ठीक है। ये आप देख सकते हो, ये इंडस रिवर पे है जीले और सांबो, बाकी ये जो सतलुज पे है वो है जांडा, ठीक है, ये आप देख सकते हो, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज। COVID-19 pandemic could threaten the decadal progress in child marriage, यूनिसेफ रिपोर्ट, ठीक है। तो गाइस ये जो न्यूज है हमारी सोशल इश्यूज में कवर होगी। अभी देखो कोविड की वजह से बोला जा रहा है कि जो चाइल्ड मैरिजेस में जो प्रोग्रेस हो रही थी, मतलब कि जो बाल विवाह जो कम हो रहे थे उसकी प्रोग्रेस में अब कमी हो जाएगी, मतलब कि अब 10 साल पीछे हो जाएगा, ऐसी यूनिसेफ की रिपोर्ट ने बताई, ठीक है। अभी क्या, अकॉर्डिंग टू यूनिसेफ रिपोर्ट जिसका टाइटल है COVID-19 अ थ्रेट टू प्रोग्रेस अगेंस्ट चाइल्ड मैरिज, अभी बोला गया लास्ट 10 ईयर्स में जो यंग वुमेन का जो प्रोपोर्शनल था जो मैरी की गई है, मतलब कि 18, मतलब कि चाइल्ड मैरिज जो स्पेशली फीमेल मैरिज है वो 15% घटी है पिछले 10 साल में, जो कि अच्छी बात है। लेकिन अब क्या, स्कूल बंद हो गए, इकोनॉमिकली सब लोग वीक हो गए, ठीक है, लोगों की सर्विस छूट गई, या प्रेगनेंसी या पेरेंटल डेथ की वजह से या पेंडेमिक की वजह से कहीं ना कहीं क्या है, अगले इस जो 2021 से 2030 का ये जो पूरा डिकेड है उसमें ये माना जा रहा है एडिशनल 10 मिलियन चाइल्ड मैरिजेस होंगी। ग्लोबली अगर देखा जाए तो 650 मिलियन गर्ल्स है जो वुमेन है उनको चाइल्ड मतलब कि बचपन में ब्याह दिया जाता है, और इसमें सबसे बड़ा जो प्रोपोर्शन है वो इंडिया का है, जिसमें चाइल्ड ब्राइड्स नियर अबाउट 1/3 है, ठीक है। इसके अलावा ऑफकोर्स चाइल्ड ब्राइड्स के साथ क्या है, एक्सपीरियंस होता है डोमेस्टिक वायलेंस उतना बढ़ता है, ठीक है। इसके अलावा स्कूल नहीं उनको मिल पाता, एजुकेशनली नहीं वो वीक रह जाती है, ठीक है। इसके अलावा ऑफकोर्स फिर वो अनप्लान प्रेगनेंसी आती है, फिर मैटरनल मोर्टेलिटी रेट आएगा, ठीक है। तो ये सब चीजें हैं कि अगर एक चीज से क्या है, अगली जो 4-5 चीजें हैं समस्याएं और बढ़ती हैं। इसके अलावा क्या है, चाइल्ड मैरिज का मेन फैक्टर्स क्या है, एक तो कल्चरल फैक्टर्स होते हैं, है ना, पॉवर्टी है, लैक ऑफ एजुकेशन है। इंडिया में ऑलरेडी प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट 2006 में आया था, जिसके अंदर ये बताया था कि अगर आप चाइल्ड मैरिज करते हो वो क्या है, एक क्राइम है, और बट उसको वॉइड भी कर दिया जाया था, जिसमें ये बोला था कि अंडर एज मैरिज वैलिड होगी एज लॉन्ग एज द माइनर्स इन्वॉल्व इन द मैरिज वांट इट टू रिमेन वैलिड। मतलब कि अगर कोई अपनी इच्छा से करना चाह रहा है अंडर एज मैरिज तो उसको वैलिड मानना जाएगा, ठीक है। तो वे बच्चे तो हाँ कर ही देंगे, वो तो खुद माँ बाप के प्रेशर में होते हैं, ठीक है। इसके अलावा क्या है, प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट ने मिनिमम एज सेट करी थी 18 साल वुमेन की और 21 साल मेन की। ऑल्सो यूएन जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है उसमें इंडिया का एम है कि वो चाइल्ड मैरिजेस को एलिमिनेट करे कब तक, 2030 तक, ठीक है। नेक्स्ट है ड्राफ्ट कोस्टल जोन मैनेजमेंट प्लान स्टोक्ड अ कंट्रोवर्सी इन गोवा, ठीक है। ये जो न्यूज एनवायरमेंट में कवर होगी। अभी जो कोस्टल जोन मैनेजमेंट प्लान है उसमें कुछ कंट्रोवर्सी है गोवा में, ये आई थिंक हमने पहले भी पढ़ी हुई है, ठीक है। अब ये जो ड्राफ्ट है इसको वहां के गोवा के जो लोकल्स रहने वाले हैं, जो एनवायरमेंटलिस्ट है, जो पॉलिटिकल पार्टीज है वो क्रिटिसाइज कर रही है। वो ये बोल रही है कि किस तरह से उन्होंने जो बीच के एरिया उनको रीजोन किया है, या फिर इलीगल जो कंस्ट्रक्शन हो रही है, एकोमोडेशन मतलब जैसे होटल्स की है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर की, उनको क्या बोलना है, इलीगल बोला, ठीक है। अभी ये जो ड्राफ्ट है वो किसके द्वारा प्रिपेयर किया जा रहा है, वो किया गया है नेशनल सेंटर फॉर सस्टेनेबल कोस्टल मैनेजमेंट चेन्नई के द्वारा, जो कि एक रिसर्च इंस्टीट्यूट है किसके अंदर, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट के अंदर, ठीक है। अभी क्या है, कोस्टल रेगुलेशन जोन नोटिफिकेशन 2011 के अंदर किया है। जो भी स्टेट गवर्नमेंट्स हैं या फिर जो यूनियन टेरिटरीज है वो अपने कोस्टल जोन मैनेजमेंट प्लान खुद प्रिपेयर कर सकती हैं, खुद वहां के कोस्टल रेगुलेशन
जोन को देख के। मतलब कि क्या है, जैसे आपको पता है इंडिया में 9 कोस्टल स्टेट्स है, ठीक है, तो वहां की जो स्टेट्स है, स्टेट गवर्नमेंट है, वो अपने आप क्या कर सकती है, अपने जोन को खुद रेगुलेट कर सकती है और खुद क्या कर सकती है, वहां का प्लान बना सकती है, ठीक है। ऐसा किसमें बोला हुआ था, नोटिफिकेशन जो 2011 में आया था। फिर क्या हुआ, फिर एक कोस्टल रेगुलेशन जोन जो नोटिफिकेशन 2011 जो इशू हुआ था अंडर एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986, उसमें डिक्लेयर किया गया जो हमारी कंट्री के जो कोस्टल स्ट्रेचेस है या जो इंडिया के टेरिटोरियल वाटर्स हो गए एक्सक्लूडिंग अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप आइलैंड, वो क्या है, कोस्टल रेगुलेशन जोन। इसका एम ये है कि हम क्या कर सके, जो फिशिंग कम्युनिटी है, जो और भी जो लोकल कम्युनिटी है, उनके लाइवलीहुड को प्रोटेक्ट करें। मतलब कि एक बात बताओ ना, अगर सब कुछ गवर्नमेंट करने लग जाएगी तो जो एक लोकल पीपल है उनकी जो लाइवलीहुड है वो कैसे सिक्योर होगा, ठीक है। तो इसका एम यही है, सो दैट वी कैन सिक्योर लाइवलीहुड एट द फिशिंग कम्युनिटीज एंड अदर लोकल कम्युनिटीज जो कोस्टल एरियाज में रहते हैं, ताकि और इसके अलावा हमारा एम क्या है, वहां के जो कोस्टल एरियाज है उनको हम कंजर्व कर सके, प्रोटेक्ट कर सके, उनकी यूनिक एनवायरमेंट स्पेशली जो वेटलैंड्स हो गए, मैंग्रोव्स हो गए, उनको हम क्या कर सके, प्रोटेक्ट कर सके मैराइन एरिया को, और सस्टेनेबल एरिया में कोस्टल एरिया को हम डेवलप कर सके, ठीक है। इसलिए क्या है कि उन्होंने वहां पे क्या कर सका, इसलिए इसके अंदर ये बोला गया था किसी भी इंडस्ट्री को सेटअप करना रेस्ट्रिक्ट किया गया या फिर उसको एक्सपेंड करना रेस्ट्रिक्ट किया गया, या फिर कोस्टल रेगुलेशन जोन में कोई ऐसे तरह के हजार्डस सब्सटेंसेस को मैन्युफैक्चर करना या उसकी स्टोरेज करना, इन सबको प्रोहिबिट किया गया, ठीक है। 2018 में फिर कोस्टल रेगुलेशन नोटिफिकेशन को रिवाइज किया गया, जिसमें कुछ एक्टिविटीज को कोस्टल रीजन में अलाउड कर दिया ताकि वहां पे इकोनॉमिक ग्रोथ को प्रमोट करने के लिए। हाउएवर मतलब कि ठीक है इकोनॉमी को बढ़ाना है, लेकिन साथ में कोस्टल रीजन्स के जो कंजर्वेशन प्रिंसिपल है उनको रिस्पेक्ट करते हो, ठीक है। तो गाइस आप ये देख सकते हो, जैसे ये बीच होता है, ठीक है, ये आपका इधर, तो ये इसमें देख सकते हो जो CRZ1 कोस्टल रेगुलेशन जोन 1 है, ये इको सेंसिटिव एरिया होता है। फिर भी इंटरटाइडल एरिया होता है। बाकी आप जो थर्ड एरिया है वो एरिया जो डेवलप्ड हो गया अप टू क्लोज टू द शोर। बाकी जो कोस्टल रेगुलेशन 4 हो गए, ये 12 नॉटिकल माइल्स तक होता है, ठीक है। तो गाइस आप पढ़ लेना, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं अपनी छोटी छोटी न्यूज पे। रेफरेंडम, ठीक है। देखो गाइस आपको पता है 2 तरह की डेमोक्रेसी होती है, डायरेक्ट डेमोक्रेसी, इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। इंडिया में कौन सी डेमोक्रेसी है, इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी, ठीक है। अभी क्या है, स्विट्जरलैंड ने वोट किया है कि कोई भी फुल फेस कवर अपना नहीं कर सकता, ठीक है। जैसे आप देखते होंगे लड़कियां हैं पूरा फेस कवर कर लेती है ना, गर्मियों में चुन्नी बांध देती है, या फिर जैसे मुस्लिम वुमेन है, ठीक है, तो अपना वो फुल फेस कवर रखती है। तो स्विट्जरलैंड ने वोट किया है कि हमें जो फुल फेस कवर है या इंक्लूडिंग जो निकाब, लाइक इफ यू आर अ मुस्लिम एंड यू आर लिविंग इन स्विट्जरलैंड, देन वहां पे निकाब बैन हो जाएंगे, या फिर बुर्का इन ऑलमोस्ट ऑल द पब्लिक प्लेसेस इन द रेफरेंडम। मेरी बात आपको समझ आ गई। स्विट्जरलैंड ने अभी बैन कर दिया है कि फुल फेस कवरिंग बैन है अगर आप पब्लिक एरियाज में जा रहे हो, ठीक है। रेफरेंडम मैंने आपको बताया एक डायरेक्ट डेमोक्रेसी का एक इंस्ट्रूमेंट होता है जो एक सिंगल पॉलिटिकल क्वेश्चन में जनरल वोट किया जाता है, विच हैज बीन रेफर्ड टू देम फॉर अ डायरेक्ट डिसीजन, ठीक है। इसके अलावा डायरेक्ट डेमोक्रेसी के और भी 5 इंस्ट्रूमेंट होते हैं। 3 इंस्ट्रूमेंट और कौन है, रिकॉल। देखो इसमें क्या, सपोज करो आपने बीजेपी को सिलेक्ट किया, ऑलमोस्ट एक बार के लिए मान लो, ठीक है, कि आपके इंडिया में इंडायरेक्ट डेमोक्रेसी नहीं है, तो अगर आप क्या कर सकते हो, आपके पास आप वोटर हो, वोटर के पास पावर होती है कि आप क्या कर सकते हो, 5 साल से पहले अगर आपको उसका काम नहीं पसंद आ रहा है तो आप उसको रिमूव कर सकते हो। इट इज बाय वोटर्स टू रिमूव अ रिप्रेजेंटेटिव और एन ऑफिसर बिफोर द एक्सपायरी ऑफ टर्म। इनिशिएटिव का मतलब क्या है, आप कोई बिल, आप जनता हो, आप किसी बिल को प्रपोज कर सकते हो और उसको पार्लियामेंट में रख सकते हो कि इसको आप क्या करो, इस पे लॉ बनाओ, ठीक है। प्लेबिसाइड का मतलब क्या है, हम ये इशू तब करते हैं डेमोक्रेसी में, डायरेक्ट डेमोक्रेसी में, अगर आपको क्या है पीपल का, अपनी जनरल पब्लिक का ओपिनियन लेना है फॉर इशू ऑफ एनी कोई पब्लिक इंपोर्टेंस है, ठीक है। तो ये चीजें क्या है, डायरेक्ट डेमोक्रेसी का 6 है। नेक्स्ट है फूड वेस्ट इंडेक्स रिपोर्ट 2021। देखो ये सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, इसको रिपोर्ट रिलीज की करते हैं UNEP, दैट इज यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम के द्वारा। इसमें एस्टिमेट के अकॉर्डिंग ये बोला है, एस्टिमेट है कि 931 मिलियन टन जो फूड है, जिसका मतलब कि नियर अबाउट जो 17% फूड जो कंज्यूमर के पास अवेलेबल 2019 में वो वेस्ट किया जाता है। आप सोच रहे हो 931 मिलियन टन खाना हमारा वेस्ट जाता है, और इंडिया में ये जो वेस्ट है वो हर साल एक बंदा, मतलब एक बंदा ना, हर साल नियर अबाउट 50 किलो क्या करता है, वेस्ट करता है खाना, ठीक है, जो कि लोअर देन नाइजीरिया। मतलब कि नाइजीरिया में तो वेस्ट ही कितना प्रोड्यूस होता है, नाइजीरिया में लोअर देन नाइजीरिया प्रोड्यूसिंग, और नाइजीरिया में कितना वेस्ट होता है, हर साल एक बंदा 189 किलो वेस्ट कर रहा है, ठीक है।
रिपोर्ट ने सजेस्ट किया है कि अगर हम फूड वेस्टिंग रिड्यूस करेंगे तो इससे हम फूड सिक्योरिटी इंप्रूव कर सकते हैं, क्लाइमेट चेंज से जो प्रॉब्लम होती है उसको एड्रेस कर सकते हैं, मनी सेव कर सकते हैं और एनवायरमेंट में जो प्रेशर है उसको हम रिड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, तो ये देखो डंप करना खुद में एक बड़ा चैलेंज है। लास्ट में जाए इसके सातरास। तो क्या है, सातरास के एक मोनास्टिक इंस्टीट्यूशन थे जो कि 16th सेंचुरी में क्रिएट किया गया था एज अ पार्ट ऑफ नियो वैष्णव रिफॉर्मिस्ट मूवमेंट, जो स्टार्ट किया गया था संत श्रीमंता शंकरा देवा के बारे में, जो असम में है। ठीक है, अभी तक अगर हम आज की बात करें, आज 900 सातरास है अक्रॉस असम। ठीक है, सातरास क्या थे, इंस्टीट्यूशंस थे। ठीक है, और अभी यहाँ पे असम में 900 सातरास इंस्टीट्यूशंस हैं जो शंकरा देवस की जो टीचिंग्स है उनको प्रमोट करते हैं, जैसे वर्शिप थ्रू आर्ट, अप्रोच विद म्यूजिक, डांस, जो सत्रिया डांस, थिएटर, इन सबको क्या करते हैं, प्रमोट करते हैं। शंकरा देवा कौन से भक्ति मूवमेंट से क्या है, मतलब कि भक्ति मूवमेंट टाइम में ये बिलोंग करते हैं। इनको एकाशरण नाम धर्म भी बोलते हैं। एंड इन्होंने एक सोसाइटी किसके बेस पे, इक्वालिटी ऑफ फ्रेटर्निटी के बेस पे सोसाइटी को फेवर किया था, और कास्ट नहीं होनी चाहिए वहाँ पे, ऑर्थोडॉक्स ब्राह्मणिकल रिलीजन, इन सबको क्या किया था, वो किया था, मतलब बिल्कुल भी वो नहीं किया था, सपोर्ट नहीं किया था ऑफकोर्स। ठीक है, इनकी जो टीचिंग थी वो फोकस करती थी प्रेयर पे, चैंटिंग की नाम जपो इंस्टेड ऑफ आइडल वर्शिप। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे डेली करंट अफेयर्स कंप्लीट होते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, कोई डाउट हो कमेंट करना। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।